आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है इसकी शुरुआत हुई है ओस्टेड के एक एक्सपेरिमेंट से। ओस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसके ऊपर मैग्नेटिक नीडल रखी और देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पता चला। इसके बाद एम्पियर ने एक रूल दिया जिससे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली, लेकिन बायो-सेवर्ट जो थे उन्होंने इसका मैग्नीट्यूड बताया। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ देख लेते हैं क्या है। बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो है, अगर मान लो ऐसा आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उससे ये कोई आर डिस्टेंस पे, इस तरह से ये आर आपका एक पोजीशन वेक्टर हो सकता है, यहाँ पर आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है और यहाँ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, किस कारण से, ये जो एक शॉर्ट आप इसकी लेंथ ले सकते हैं, इतनी सी एक छोटी सी लेंथ ले सकते हैं, ये जिसको हम लाइन एलिमेंट या करंट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट हमने ले लिया और इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, करंट एलिमेंट के लिए करंट हमने आई ले लिया और इस एलिमेंट का जो लेंथ दिया है वो हमने दे दिया है dl, ये हमने इस एलिमेंट की लेंथ दे दी। तो ये करंट एलिमेंट बना। करंट एलिमेंट को हम नाम दे सकते हैं IDL। ये पूरा एक करंट एलिमेंट का नाम है IDL। और एंगल जो है पोजीशन वेक्टर के साथ ये जो करंट एलिमेंट बना रहा है वो है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन आर के। ठीक है, तो dB ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए dB की अपनी एक डायरेक्शन होगी और dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ऐसा भी आप कर सकते हैं और इस तरह से इसका वेक्टोरियल फॉर्म बना सकते हैं, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, और ये इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से आप इसका वेक्टोरियल फॉर्म भी लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट के बारे में आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो म्यू नॉट के बारे में लिख लीजिए। म्यू नॉट जो है वो परमिबिलिटी होता है किसकी, वैक्यूम की, नॉट लगाया इसलिए वैक्यूम की परमिबिलिटी है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट आप बना सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, दोनों यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज की जा सकती है। तो बायो-सेवर्ट जो थे, बायो-सेवर्ट ने हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताया। ठीक है, ये बायो-सेवर्ट लॉ, इसका एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से हम किसी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो बता सकते हैं। कॉइल के सेंटर पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अगर ये कॉइल r रेडियस की है और इसमें पास होने वाला करंट जो है वो I है, तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, r रेडियस है इसलिए 2r। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के n होते तो हम यहाँ पर n का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे n का मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नॉट ni अपॉन 2r, ये आप वैल्यू रख सकते हैं किसके लिए, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, अगर इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाया जाता है उसको आप एक बार रीड कर लीजिए एनसीईआरटी से, या मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। कैसे फाइंड की जाती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन,
आपको राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि आपका थंब जो है वो फिंगर्स के परपेंडिकुलर हो, और फिर फिंगर से आपको होल्ड करना है कंडक्टर, और कंडक्टर जो है उसकी डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो अगर करंट आपके थंब की डायरेक्शन में पास हो रहा है, थंब की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कर्वेचर ऑफ फिंगर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब आप सीधे सीधे एक जनरल एग्जांपल लीजिए कि आपने एक वायर को कैसे आपके राइट हैंड से होल्ड किया, अब थंब की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो जो आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में राउंड हुई है, कर्वेचर जिस डायरेक्शन में बना है आपका फिंगर्स का, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है। जैसे कि यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहूँ मैं, तो ये प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। प्लेन के अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से बताया जाता है, और प्लेन के बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से बताया जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है इस तरफ, और यहाँ बाहर निकल रही है। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है यहाँ पर। एक बात का और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आपने थीटा एंगल लिया है, तो यहाँ पर साइन थीटा, इसका साइन कंपोनेंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको अगर थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करूं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, आई डी एल साइन थीटा इंटू आर केप। आर केप इसकी डायरेक्शन है, और इसी वजह से ये डीएल क्रॉस आर वेक्टर है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डीएल और आर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद देखते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है, जैसा बायो-सेवर्ट लॉ है वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी है, लेकिन यहाँ पर कंडक्टर का लाइन एलिमेंट लिया जाता है, और एम्पियर सर्किटल लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन एलिमेंट लिया जाता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लॉ या एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर ये एक वायर है और इस वायर से करंट जा रहा है आई, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मतलब जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही लिखना भी है, बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट जितना भी जा रहा है, अगर इसमें से मान लो एक करंट और जा रहा होता है ऐसा I1, और ये होता I2, और ऐसे बहुत सारे करंट होते हैं, तो टोटल करंट होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई, ये आई टोटल करंट है, आई नेट भी इसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल गॉस थ्योरम जैसा ही आपको लग रहा होगा ये। तो म्यू नॉट इंटू आई नेट, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, और एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि अगर एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है, तो आप निकाल सकते हैं इसे B इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट अपॉन 2 पाई आर। और आर क्या है, आर है इस लूप की रेडियस, जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप है उसकी रेडियस। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वही आपके पास तरीका है, राइट हैंड रूल आप यूज कर लीजिए। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में आप थंब ले जाइए, और कर्वेचर ऑफ फिंगर जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। एक क्वेश्चन और एम्पियर सर्किटल लूप से बनता है, उसको भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप के एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये आपके लिए x डिस्टेंस है, सपोज ये x डिस्टेंस है, और रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप जो है वो r है, और करंट इस तरह से इसमें से आई जा रहा है। तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस केस को भी आप देख लीजिए, ये केस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2,
और आर, ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया ही था। ये आर यहाँ पर कैसा होगा, एक्स, और ये स्मॉल आर, और डीएल ये है, ये आपका डीएल है। और आर क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल आर इक्वल टू दिस, और ये स्मॉल आर की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो क्या बन रहा है, देखिए, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अगर आपको पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ ओ पॉइंट पर, तो आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए, और उसके बाद देखिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, बी सेंटर, बी सेंटर पे आपकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही वैल्यू आपने पहले बायो-सेवर्ट लॉ से भी निकाली थी, तो यहाँ से आप बायो-सेवर्ट लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। So b equal to mu naught I r square upon 2 x square plus r square into to the power 3/2। अच्छा, अगर मान लो इस करंट कैरिंग लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो आप जहां पर भी करंट हो वहां पर n का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ से बन जाता है, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ से बहुत बार पूछा जाता है। उसमें होता है कोई सेक्शन, किसी कॉइल का कोई सेक्शन होता है, और उस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हमें फाइंड करना होता है। सपोज ये हमारे पास एक इस तरह का सेक्शन है, और इससे करंट पास हो रहा है, ये है आई करंट, ये है आई करंट, और ये है आई करंट, इस वायर से पास हो रहा है। और हमसे पूछा गया है कि इस सेंटर पे, इस ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब इस केस में फर्स्ट पार्ट हम इसे मान लें, और ये जो हाफ सर्कल है इसे सेमी सर्कल को सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो जीरो बनने वाला है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट और ये जो आईडीएल है आपका, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो B1 0 होगा, ऐसे ही B3 भी 0 होने वाला है, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनता है। और B2 जो है वो बनेगा आपका हाफ सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो होता है वो फुल सर्कल का होता है, इसलिए 4r। अच्छा, आर क्या है, आर इसकी रेडियस है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ये एक टाइप है। एक और टाइप देख लीजिए जिसमें कुछ सेक्शन दिए जाते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के, और वो जो सेक्शन होते हैं उन सेक्शन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना होता है। सेक्शन कैसा है, ये एक सेक्शन हम देख लेते हैं। जैसे एक आर्क दिया है, 1/4 हमें आर्क दिया हुआ है, इस तरह का ऐसा आर्क दिया है, और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको थीटा। जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना एंगल है, थीटा। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड और आई करंट ऐसा ये जा रहा है, ये आई करंट है, यहाँ भी आई करंट है, और यहाँ भी आई करंट है, यही आई करंट इस वायर में जा रहा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर इसकी रेडियस है, अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो अगर मान लो ये थीटा, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर ये थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 90 अपॉन 360, 2 पाई मतलब 360, तो इसे कट कर दें तो ये बन जाएगा 1/4, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये आपकी वैल्यू 90 डिग्री के लिए होगी। इसी तरह से 120 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, किसी भी थीटा के लिए आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए।
ये सारे फॉर्मूले यूज करके, और अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इन सारे फॉर्मूलाज को एक बार देख करके और फिर आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। एक बार फॉर्मूले देख लीजिए सारे। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिए, और इन पे बेस्ड अब जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पहले ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनते हैं तो फिर सॉल्यूशन देखिए।